बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने केयरफुली इसे सुना और इसे याद किया तो इसकी बेस पे आप बाकी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। अदरवाइज़ इस चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल है, बल्कि ये समझ नहीं आ सकता। तो आज के लेक्चर को आपने गौर से सुनना है। किंगडम प्लांटी, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिन्हें प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नॉन मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते, लोकोमोशन शो नहीं करते। डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से डेवलप हुए हैं। एम्ब्रियो का मतलब है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर, जिससे रूट और शूट निकलती है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, क्लासिफिकेशन ये है कि हम किंगडम प्लांटी को दो बड़ी डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। फाइलम की जगह पे यहाँ हम डिवीजन का वर्ड यूज़ करते हैं प्लांट के केस में। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा के ये कुछ करैक्टर्स हैं। दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अच्छा, ये पहले डिस्कस कर लें। ब्रायो मीन मॉसेस। स्टार्ट में जब ये डिवीजन का नाम रखा गया तो मॉसेस की वजह से इनका नाम रखा गया। बाद में पता चला कि मॉसेस तो एक सब डिवीजन का नाम है, इसके अलावा भी सब डिवीजन्स मौजूद हैं। तो लेकिन उस वक्त नाम रख दिया गया तो अब वो यूज़ हो रहा है। तो ब्रायोफाइटा, दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम एक तो स्टील रॉड की तरह, बैकबोन की तरह काम करते हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, इस वजह से इन प्लांट्स के पास, ब्रायोफाइट्स के पास सपोर्ट नहीं होती खड़ा होने के लिए। और जो दूसरे सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वो भी मौजूद नहीं होते, इसलिए नॉर्मली ये प्लांट्स खड़े हुए नहीं होते बल्कि ज़मीन के ऊपर बिछे हुए होते हैं। इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी, ये ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए हैं। साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि जो ग्रीन एल्जी है, प्रोटिस्ट, उनसे ये इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट है डैम शेडी प्लेसेस। ये ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर नमी मौजूद हो, डैम्प मॉइस्चर मौजूद हो और शेडी साया मौजूद हो, ताकि इवेपोरेशन रेट कम हो। साए की वजह से एक तो इवेपोरेशन रेट कम होगा, दूसरा डैम्प जगह पे ऐसे होते हैं क्योंकि इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं जिनकी वजह से वाटर को कंजर्व किया जा सके मैक्सिमम। तो अभी इन्होंने, ये एक सक्सेसफुल ग्रुप नहीं है जो कि लैंड के ऊपर अडेप्ट कर सके, क्योंकि पहले ऑर्गेनिज़म जो है, इनसे पहले जो ऑर्गेनिज़म मौजूद थे वो पानी में मौजूद थे, टोटली वाटर के अंदर मौजूद थे। तो अभी लैंड के ऊपर लाइफ शिफ्ट हो रही है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होगी और स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो कि पानी के करीब करीब रहते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि पानी के अंदर भी रह लेते हैं और खुश्की पर भी रह लेते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, जैसे कि मेंढक वगैरह। तो यहाँ पर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये पानी से अभी निकले हैं और लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये टोटली लैंड पर अडेप्टेड नहीं है और ये पानी के करीब करीब रहते हैं, इस वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। बॉडी इनकी थैलस लाइक होती है। थैलस का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स। तो ये देखें, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि रूट कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है और लीव कहाँ पर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है। या फिर इनकी बॉडी होती है रूट लाइक, स्टेम लाइक। अब ये देखेंगे आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये रूट लाइक है, ये स्टेम लाइक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसे रूट लाइक कहेंगे, स्टेम लाइक कहेंगे और लीफ लाइक कहेंगे।
उसकी वजह यह है कि जब तक रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है हम उन्हें ट्रू रूट्स नहीं कह सकते। स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, हम ट्रू स्टेम नहीं कह सकते। लीफ के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, हम उसे ट्रू लीफ नहीं कह सकते। तो इसलिए हम रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो एक स्ट्रक्चर तो होता है राइजोइड जो कि स्टेम के तौर पे एक्ट करता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। लेकिन आम तौर पे ब्रायोफाइट्स की पूरी बॉडी ही डिफ्यूजन कर रही होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रही होती है, क्योंकि हर तरफ से जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी ही एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, इनके अंदर दो तरह की जनरेशन्स होती हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करती है और स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस करती है। ब्रायोफाइट के केस में गैमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है और कॉन्स्पिकुअस होती है। डोमिनेंट का मतलब है कि इसे किसी के पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली लैंड के साथ, सॉइल के साथ अटैच होती है और डायरेक्टली अपने मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, किसी से फूड लेना नहीं पड़ती। कॉन्स्पिकुअस का मतलब है कि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट इसकी बॉडी होती है, जो हमें प्लांट बॉडी नज़र आ रहा होता है वो गैमीटोफाइट है ब्रायोफाइट के केस में, जबकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे और ये लेस कॉन्स्पिकुअस है। ये इसकी बॉडी नॉर्मली नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि ये गैमीटोफाइट जनरेशन के अंदर होती है, ठीक है। और इनके अंदर फिनोमिना पाया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखें, इंसान है, जब उसकी अगली नस्ल पैदा होती है तो वो भी इंसान है। अब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी अगली नस्ल पैदा होती है, वो भी इंसान है। इंसान का बच्चा इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर टू डिफरेंट जनरेशन्स हैं जो कि एक दूसरे के बाद आती हैं। पहले गैमीटोफाइट है, उसके बाद स्पोरोफाइट आएगी, फिर गैमीटोफाइट आएगी, फिर स्पोरोफाइट आएगी, फिर गैमीटोफाइट। तो इस तरह एक दूसरे के बाद ये आती हैं, इसलिए इस फिनोमिना को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि ये बदल बदल कर जनरेशन्स आती हैं। अब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाता है। एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमीट पैदा होता है और आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमीट पैदा होता है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल एंथ्रीडिया है जिसके अंदर स्पर्म पैदा हुए, जिसे मेल गैमीट कहा जाता है। तो ये स्पर्म यहाँ से रिलीज़ होते हैं और ये एक से ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। और ये आर्चिगोनिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसके अंदर एग मौजूद है, एक ही एग पैदा होता है। और यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं ये स्विम करके आर्चिगोनिया के अंदर जाते हैं और एग के साथ एग को फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि स्पर्म को कैसे पता चलता है कि एग जो है वो आर्चिगोनिया के अंदर मौजूद है। तो इसका जवाब ये है कि एग जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, वो केमिकल्स बाहर आते हैं और स्पर्म्स इन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हुए इन केमिकल्स के पीछे पीछे इस स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं और इस तरह स्पर्म और एग फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि स्पर्म स्विम टूवर्ड्स द एग कीमोटैक्टिकली, कि केमिकल्स की वजह से ये स्विम करते हुए एग की तरफ गए हैं। अब ये देखें, इस चैप्टर के अंदर फीमेल गैमीट और मेल गैमीट के लिए डिफरेंट नेम्स यूज़ किए गए हैं, वो आपने समझ लेना है कि डिफरेंट प्लेसेस पे इनका डिफरेंट जो है वो नाम यूज़ किया गया है। इसके 4 नाम हैं। मेल गैमीट भी इसे यूज़ किया गया है, स्पर्म भी कहते हैं, स्पर्मेटोजॉइड भी कहा जाता है और एंथ्रोजॉइड भी कहा जाता है। जबकि फ़ीमेल गैमीट को एग भी कहा जाता है, ओवम भी कहा जाता है, ओवोस्फेयर भी कहा जाता है। तो ये इनके 4 नाम हैं और इस चैप्टर में डिफरेंट जगहों पे इनके नाम डिफरेंटली यूज़ किए गए हैं। ये आपने याद कर लेना है और इसे अच्छी तरह समझ लेना है।